सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए अभी वीडियो में स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में न्योकुम युलो उत्सव ये कहां पर मनाया गया, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में न्योकुम युलो उत्सव मनाया गया। ये उत्सव आंध्र प्रदेश की नीशी जनजाति का एक कृषि त्योहार है। मतलब किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? नीशी जनजाति के द्वारा। नीशी जनजाति ये राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। न्योकुम का मतलब क्या होता है? देखो, न्योकुम ये न्योक और कुम शब्द से बना है। तो न्योक का मतलब होता है पृथ्वी या भूमि, और कुम का मतलब होता है सामूहिकता या एकजुटता। और ये त्योहार खेती से जुड़ा हुआ है, कृषि त्योहार है। और इस उत्सव में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है कौन, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भी हिस्सा लिया और यहाँ पर उन्होंने कबाक यानो को सम्मानित किया। अब ये कौन है कबाक यानो? तो ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली अरुणाचल प्रदेश की 5वीं और नीशी जनजाति की पहली महिला है। तो कौन सा उत्सव है? न्योकुम युलो उत्सव। कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस जनजाति के द्वारा? नीशी जनजाति के द्वारा। थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको बताऊंगा कुछ। अरुणाचल प्रदेश आप मैप में देखो, ये रहा। कैपिटल होती है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, गवर्नर है केटी परनायक। और यहाँ फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में जल थल रक्षा 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा बेट द्वारका में। तो अभ्यास का नाम है जल थल रक्षा अभ्यास 2025। आयोजन किसने किया? भारतीय सेना, हमारे तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, इन तीनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। कहां पर? बेट द्वारका, गुजरात में। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध व्यापार लाभ और विभिन्न सुरक्षा शिक्षा के बीच समन्वय बढ़ाना। तो अभ्यास का नाम याद रखना, कहां पे इसका आयोजन किया यह आप ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना नाम से एक दुर्घटना बीमा योजना शुरू की? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार ने राज्य में स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए भी शिक्षा संजीवनी बीमा योजना को शुरू किया है। इसमें राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को 1 लाख रुपए का और उनके अभिभावकों को 1.3 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर होगा। और अभी इसे राज्य के जो शिक्षा और पंचायती राज मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने इसको शुरू किया। कहां से? उदयपुर से। और वंडर सीमेंट, ज्यूरिक, कोटक, जनरल इंश्योरेंस और एसबीआई इस योजना के भागीदार पार्टनर हैं। और ये योजना सरकारी स्कूल के कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्रों को कवर करेगी। योजना का उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करना और बाल श्रम को रोकना। तो इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूली बच्चों के लिए ये एक बीमा योजना शुरू की है जिसका नाम है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। ये आप ध्यान रखना, ये एक दुर्घटना बीमा योजना है जो उन बच्चों को और उनके अभिभावकों दोनों को कवर करती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है इसी साल। उसके अलावा राजस्थान के कुछ स्टैटिक भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अब राजस्थान की कैपिटल होती है जयपुर, मुख्यमंत्री हो गए भजनलाल शर्मा, गवर्नर है हरिभाव बांगड़े। बाकी यहाँ का राजकीय पशु है चिंकारा और ऊंट भी है। राजकीय पक्षी गोदावन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको बोलते हैं। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है, राजकीय वृक्ष खेजरी है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये इतने टाइगर रिजर्व आपको यहाँ मिल जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक आपको यहीं पर मिलेगी, सांबर लेक जिसको कहते हैं विषय। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में परीक्षण की गई स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज की अधिकतम मारक क्षमता यानी कि रेंज पूछ रहे, रेंज क्या है? तो आंसर होगा 55 किलोमीटर। तो अभी भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के सहयोग से अभी 25 फरवरी को ही एक स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किया है। कहां से किया? उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में किया। और वहां पर इस मिसाइल को भारतीय नौसेना की सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर से दागा गया। तो ये देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च्ड एंटीशिप मिसाइल सिस्टम है जो समुद्र की लहरों से ऊपर उड़ते हुए अपने लक्ष्य को भेज सकने में सक्षम है। और याद रखना इस मिसाइल की खास बात क्या है कि ये या इसमें मेन इन लूप और फायर एंड फॉरगेट दोनों तरह के फीचर है। देखो, फायर एंड फॉरगेट का मतलब तो आप जानते हो, अगर आप एक बार इसमें निशाना सेट कर दिया
टारगेट फिक्स कर दिया तो ये उस टारगेट को हिट करके ही मानेगी। अगर आपका टारगेट, आपका लक्ष्य इधर उधर मूव होता है तो मिसाइल भी इधर उधर मूव होगी और उसके ऊपर जाके ही उसको हिट करेगी। ये तो फायर एंड फॉरगेट हो गया, मतलब एक बार फायर कर दो और फिर भूल जाओ, ये अपना काम तमाम करके आएगी। उसके अलावा इसमें मैन इन लूप फीचर भी है। अब ये क्या होता है, जैसे आपने एक बार अपना टारगेट फिक्स कर दिया, लेकिन मान लो बाद में आपको याद आता है कि अरे अरे मैंने तो गलत टारगेट फिक्स कर दिया, मेरा टारगेट तो वो दूसरा वाला था। तो आप टारगेट अपना चेंज भी कर सकते हो मिसाइल दागने के बाद भी। मतलब जो पायलट है वो मिसाइल को कंट्रोल कर सकता है, जरूरत पड़ने पर अपना टारगेट, अपना लक्ष्य भी चेंज कर सकता है। ये है मैन इन लूप फीचर। ये दोनों फीचर इसी मिसाइल में है। तो एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न बनते हैं, या तो आपसे रेंज पूछ ली जाएगी, तो रेंज इसकी 55 किलोमीटर है मैक्सिमम रेंज, और इसकी स्पीड पूछेंगे तो 0.8 मैक है। मैक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, और ये स्पीड ऑफ साउंड से भी कम है, तो आप इसे कह सकते हो ये एक सबसोनिक मिसाइल है। तो इसको विकसित तो किया है, डेवलप तो किया है डीआरडीओ ने, लेकिन इसका निर्माण कौन कर रहा है? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी। ठीक है, तो इस मिसाइल से सारे। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल में दूसरा पिंक लेडीज कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो आंसर होगा यूएई में। बात कर रहे हैं पिंक लेडीज कप 2025 की। ये महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस बार इसका ये दूसरा संस्करण हुआ। कहां पर? यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई के शारजा में, जो अल हमरिया स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम है वहां पे 22 से लेकर अभी 26 फरवरी तक हुआ। और इसमें जीता है, या इसमें पहले स्थान पे साउथ कोरिया है, दूसरे स्थान पे रशिया है, तीसरे पे भारत है। इसमें एक्चुअली में 4 ही देशों ने हिस्सा लिया था, साउथ कोरिया, भारत, जॉर्डन और रशिया ने। और आपको बता दूं, जो भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम है ना, उसे ब्लू टाइगर्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में आई एम अ सोल्जर्स वाइफ नाम से एक बुक अभी लॉन्च की है। किसने लिखा है इसको? गीतिका लीडर ने। एक्चुअली में ये जो बुक है ये भारतीय सेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी ब्रिगेडियर एलएस लीडर के ऊपर लिखी गई है, जिनकी 2021 में एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये वही हेलीकॉप्टर क्रैश था जिसमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत जी की भी डेथ हुई थी। अच्छा, इस बुक को लिखा किसने है? उनकी पत्नी गीतिका लीडर्स ने लिखा है। तो उनके बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है। तो आपको बुक का नाम याद रखना है और लेखक का नाम याद रखना है। फिर अगले में पूछ रहे कि मॉर्थ की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की एनुअल रिपोर्ट 2024-25 आई है। इसमें बताया कि भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे भारत, तीसरे पे चाइना और चौथे पे ब्राजील बताया। भारत का सड़क नेटवर्क कितना लंबा है? 63.45 लाख किलोमीटर लंबा। और हमारा जो नेशनल हाईवे का जो विस्तार है उसके बारे में बताया गया कि 2014 में ये 91,287 किलोमीटर था, नेशनल हाईवे का बता रहे, जो अभी बढ़कर के 1.46 लाख किलोमीटर हो गया। नेशनल हाईवे का निर्माण की गति 2.8 गुना तेज हो गई है। मतलब 2014-15 में ये 12.1 किलोमीटर पर डे थी, और अब ये बढ़कर के 2023-24 में आप देखोगे तो 33.8 किलोमीटर प्रति दिन हो गई है। नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट कौन करता है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहीं एक्सप्रेस वे की अगर बात करें तो एक्सप्रेस वे ये हाई स्पीड रोड्स के रूप में डेवलप किए जाते हैं, और इनमें जो स्पीड लिमिट होती है वो ज्यादा होती है, और ये सिटीज के बीच तेजी से यात्रा के लिए यूज होते हैं। इनकी टोटल लेंथ बताई गई है 5,574 किलोमीटर। और इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 44। लंबाई कितनी है? 3,745 किलोमीटर। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में हमने देखा कि सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। और अभी याद हो, अभी जनवरी में एक रिपोर्ट आई थी मेट्रो रेल नेटवर्क के बारे में, उसमें बताया था, तो उस मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है और तीसरे पे भारत है। वो मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में था। यहां हम रोड नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों चीजों को ध्यान में रखना, इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया? तो आंसर होगा भारत।
तो अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के डेटा से पहली बार मून के साउथ पोल का एक डिटेल्ड ज्योग्राफिकल मैप बनाया है। यह मैप मून की सरफेस, टोपोग्राफी, क्रेटर और जियोलॉजिकल हिस्ट्री की जानकारी देता है और इसे फिजिकल रिसर्च लैब अहमदाबाद पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है और इसरो के लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स ने मिलकर के इसको तैयार किया है। तो प्रश्न क्या था कि भैया किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण एक मैप तैयार किया? तो आंसर करना भारत। अच्छा, चंद्रयान 3, बहुत दिन हो गए चंद्रयान 3 को रिवाइज करें, आज रिवाइज करते हैं इससे कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको याद है चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 में। ये कब पहुंचा था? 23 अगस्त को, और इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में, नेशनल स्पेस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। कहां से लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट से? LVM-3M4, जिसे बाहुबली या फैट बॉय के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो लैंडर गया था उसका नाम विक्रम है, जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है P वीर मुथुवेल। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। वैसे तो इससे ये सारे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इससे कई तरह के प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। और चंद्रयान 3 वहां पे जिस स्थान पे उतरा उसको क्या नाम दिया था? शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था। ये भी ध्यान दे रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 फरवरी को। तो हर साल 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व में गैर सरकारी संगठनों के अमूल्य योगदान को पहचानने, उनकी सराहना करने के ये दिन मनाया जाता है। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह के नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो गरीब और बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। अच्छा, थीम भी है इस बार की एम्पावरिंग ग्रास रूट मूवमेंट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। टिकाऊ भविष्य के लिए जमीनी स्तर के आंदोलन को सशक्त बनाना। पहली बार इसे 2009 में मनाया गया था, लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता 2014 में मिली थी। वैसे मैं आपको बता दूं, विश्व का पहला एनजीओ ये रेड क्रॉस था, जिसकी स्थापना होती है 1863 में। मुख्यालय उसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ जो सबसे ज्यादा देशों में फैला हुआ है वो है BRAC, बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमिटी। इसकी स्थापना होती है 1972 में। बांग्लादेश में मुख्यालय है। और विश्व का सबसे अमीर एनजीओ वो आप जानते हो, बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, जिसकी स्थापना होती है सन 2000 में। अमेरिका में इसका मुख्यालय है। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में अमेरिकी कंपनी है इंटूटिव मशीन्स, इसने अपना भी दूसरा चंद्र मिशन लॉन्च किया है। तो इसमें इस लैंडर का नाम क्या है? तो आंसर होगा एथेना। तो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है इंटूटिव मशीन्स, और इन्होंने अभी अपना दूसरा मून मिशन लॉन्च किया है। इसे स्पेस एक्स के, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसका फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया। कहां से? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। और ये चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। इसमें जो लैंडर है उसका नाम है एथेना, और इसमें एक छोटा ड्रोन भी है जिसका नाम है ग्रेस। तो ये चांद की मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करेंगे। अच्छा, वैसे इंटूटिव मशीन का हमने कहा ये दूसरा मून मिशन है। पहला मून मिशन भी आपको याद होगा 2024 के फरवरी में इसने लॉन्च किया था, एक साल पहले, जिसका नाम आपको याद होगा ओडिसियस मिशन। और वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी थी, हमने पढ़ा था। वैसे हमने जब पढ़ा था ना कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश आप जानते ही हो, वो तो भारत है। लेकिन पहली प्राइवेट कंपनी पूछेंगे तो वो यही थी इंटूटिव मशीन्स, अमेरिका की जो कंपनी है, और उसके लैंडर का नाम ओडिसियस था। अभी इन्होंने अपना दूसरा चंद्र मिशन लॉन्च कर दिया है। अच्छा, वैसे आपको बता दूं, अभी इसी साल की शुरुआत में अभी अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है फायरफ्लाई, उसने भी अपना एक ब्लू घोस्ट नाम से मून मिशन लॉन्च किया। ये भी मैंने आपको बताया है। उसके अलावा जापान ने भी अपना एक मून मिशन लॉन्च किया है, हकुतो आर, फॉल्कन 9 रॉकेट से ही इन्होंने लॉन्च किया। ये भी हम पढ़ चुके हैं। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, सपोर्ट जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। बाकी इसकी जो क्विजेज आती है, जो डेली करंट अफेयर्स की डिटेल्ड PDF आती है, वो सब आपको कहाँ पे मिलेगी? क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और जब भी कोई क्विज अपलोड होती है तो उसका अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सब फ्री है। टेलीग्राम और क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं।
तो पहला प्रश्न पूछा था अभी, भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहाँ पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र। एक बुक आई है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, इसको लिखा नमिता गोखले ने। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता इंडोनेशिया ने। पहली बार किसी कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, सूचीबद्ध किया गया। नाम है हार्ट लैम्प, लेखिका है बानू मुश्ताक। किसने पीएसए ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता को जीता? सौरव घोषाल ने। और आयुष मंत्रालय ने 3 आयुर्वेद विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ताराचंद शर्मा, माया राम उनियाल, समीर गोविंद जगदबनी, इन तीनों को सम्मानित किया गया। जो नहीं है वो है दाऊ दयाल जोशी। और 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता सर्विसेज ने। भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए भी वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड मिला। कहां पर? मोरक्को में। और अभी 17 साल 298 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा का संबंध किस देश से है? रशिया। और आखिरी प्रश्न पूछा, नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया? VK पॉल। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कागयेद नृत्य महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,